Balan and you're watching Expose India. Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज फॉर इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ पिंकी कालानी। रुक करते हैं आज की खबरों की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा शेंडे। आज की खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं अलग अलग राज्य से हमारे संवाददाता, जिनसे जानेंगे हम मौजूदा हालात। तो सबसे पहले आपको दे देते हैं देश की अपडेट। आपको बता दें कि देश में लगभग कोरोना के मरीज 33,000 हो गए हैं। वहीं मृत्यु की संख्या लगभग 1,074 के करीब पहुंच गई है। वहीं ठीक होने वालों की संख्या लगभग 8,000 हो गई है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अलग अलग राज्य से हमसे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। बांसवाड़ा राजस्थान से हमसे जुड़ चुके हैं राजेश सोनी जी। नागपुर महाराष्ट्र से हमसे जुड़ चुके हैं कैलाश सुगंध जी। राजस्थान से हमसे जुड़ चुके हैं विश्वास कुमार जी। यूपी के मथुरा से हमसे जुड़ चुके हैं लक्ष्मण गवार जी। और छत्तीसगढ़ से हमसे जुड़ चुके हैं हमारे चीफ एडिटर मुरली जी। तो सबसे पहले रुख करते हैं राजस्थान की ओर। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे आप सभी से कि कोरोना संक्रमण को लेकर आपके राज्य के मौजूदा हालात क्या हैं। राजेश जी, आपसे शुरुआत करते हैं। राजेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तब तक हम रुक करते हैं महाराष्ट्र की ओर। कैलाश जी। यहाँ पर मैडम आज तक का जैसे हम आपको बता रहे हैं कि आज तक जो है यहाँ पर संक्रमित जो है 1536 है और कोरोना पॉजिटिव पेशेंट 135 है और ठीक होकर घर जाने वाले जो पेशेंट की संख्या है वो 45 है। तो लगभग यही कहने को आएंगे कि अभी जिस प्रकार से रिपोर्ट लेट होना, यानी जिस प्रकार से कोरोना की जो जिस प्रकार से तेजी आना चाहिए, रिपोर्ट आने में जो तेजी दिखानी चाहिए प्रशासन वो थोड़ा सा सुस्त नजर आ रहा है। रिपोर्ट जितना जल्दी कराएं पेशेंट दुरुस्त होंगे और संक्रमित पेशेंट की भी संख्या कम होने की संभावना है यहाँ पे। और उनमें से 584 लोग हैं वो यहाँ पे जो डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। लेकिन अभी हाल की बात करें तो जयपुर में जो 3 नए यहाँ पे जो पॉजिटिव मिले हैं, इस तरह कुल अगर हम स्थिति की बात करें तो कुछ ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। हालांकि एक यहाँ पे 20% लोग डिस्चार्ज हुए हैं जयपुर में, तो उसका कहीं ना कहीं ये ठीक माना जा रहा है। लेकिन आए दिन जो इनके जो बढ़ रहे हैं मरीज, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और हालांकि यहाँ चिकित्सा मंत्री हैं वो आए दिन दावे करते हैं कि ये जो मरीजों की जो रिपोर्ट है वो संख्या बढ़ी है जिसकी वजह से जो पॉजिटिव आए हैं। लेकिन जो स्थिति की बात करें तो यहाँ पे जो कोरोना पॉजिटिव हैं वो रुक नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जयपुर जो राजधानी है वहाँ पे इतने बंदोबस्त होने के बावजूद भी यहाँ जो कोरोना पॉजिटिव है आए दिन बढ़ रहे हैं, यहाँ मौतें हो रही हैं। लेकिन जो सरकार है इस पे रोक नहीं लगा पा रही है। जी, रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की ओर। लक्ष्मण जी, बताएं आपके राज्य के मौजूदा हालात क्या हैं। लक्ष्मण जी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। क्या सुन रहे हैं कि नहीं? जी बोलें। जी, मथुरा जिले की ओर ध्यान दिया जाए तो काफी लोग पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। अगर ऐसे ही हालात रहे तो ये कुछ दिनों में ग्रामीण एरिया में भी पॉजिटिव का मामला सामने आएगा। अगर देखी जाए तो अगर हमारे यहाँ मथुरा जिले के अंदर जिला काफी मरीजों को दिक्कत हो रही है। जैसे कि ये है 100 शैय्या अस्पताल है हमारे वृंदावन की ओर। जी, मतलब आपके अभी आंकड़ा बढ़ रहा है लक्ष्मण जी।
तो सबसे पहले मेरा सभी से एक सवाल जो है कि जैसा कि कैबिनेट बैठक में अभी तक तो कोई लॉकडाउन को लेकर निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन खुलने के आसार हैं? राजेश जी आपसे शुरुआत करेंगे। राजेश सोनी जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, तब तक शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। मैं आप सभी से बारी से जानना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन खुलने के आसार हैं या नहीं? कैलाश जी आपसे शुरुआत करते हैं। एक्चुअल यहाँ की जो महाराष्ट्र की जो इस प्रकार की जो अभी जो स्थिति चल रही है, जो लगातार पेशेंट में जो वृद्धि हो रही है, तो उसके दरमियान और ऑल ओवर इंडिया को देखते हुए अभी लॉकडाउन जो है कुछ और समय तक बढ़ाने की जरूरत है। और जो ग्रीन जोन है तो वैसे यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार जो है कुछ रियायत देना चाहती है 4 तारीख से। जो भी जरूरी संसाधन या जरूरी जो सामानों की दुकानें हैं तो उनको कुछ रियायत देने के लिए लगातार कैबिनेट की बैठक जारी है। तो मेरे सुझाव से तो अभी लॉकडाउन और बढ़ाना चाहिए, मैं ये कहना चाहूँगा। जी विश्वास जी। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे अगर लॉकडाउन की बात करें तो जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो बिल्कुल भी इस हक में नहीं है कि जो उनका कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री से पहले भी यहाँ वीसी के जरिए अपील की थी कि वे एकदम लॉकडाउन नहीं खोले और इसकी जो कानून नियम है वो राज्यों को हक दे। जो केंद्र सरकार है वो राज्यों के पास इसका हक दे कि वो अपने तरीके से परिस्थितियों के हिसाब से लॉकडाउन खोल सके। तो कुल मिला के बात करें तो स्वयं जहाँ मुख्यमंत्री हैं वो भी अभी तक इसके हक में नहीं है कि 3 मई को जो लॉकडाउन पूरा का पूरा खुले। जी राजेश जी आपसे जानना चाहेंगे। राजेश सोनी जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? कुछ टेक्निकल इश्यू कारण राजेश जी से हमारी बात नहीं हो पा रही। लक्ष्मण जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको 3 मई के बाद क्या ये लॉकडाउन खुलेगा या नहीं? जैसा कि अभी कैलाश जी ने बताया है, उनके हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि लॉकडाउन अभी और आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक संग फूलने से लोगों में कोरोना वायरस संक्रमित की पॉजिटिव रिपोर्ट ज्यादा आने लगेंगी। जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज एक्सपोज फॉर इंडिया के चीफ एडिटर मुरली मोहन जी, जो करेंगे आपसे सीधा सवाल और हमारी चर्चा में होंगे शामिल। जी मुरली जी। जी पूजा, सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ की भी बात कर देता हूँ कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भूपेश बघेल जी ने अपने तरफ से संपूर्ण तैयारियां रखी है। अगर लॉकडाउन बढ़ता है तब भी और नहीं बढ़ता है तो राज्य किस प्रकार से रोकथाम करेगा या किस तरह से इसकी गति को, लॉकडाउन की गति को अपने रूप में कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहला कदम उन्होंने ये कर दिया है कि दीगर राज्यों से आने वाले लोगों को अब कलेक्टर भी अनुमति नहीं देंगे, सीधा मंत्रालय से उनको अनुमति लेनी होगी। तो बाहर से आने वालों को सबसे पहले वो रोकना चाह रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण स्थानों पे ही उन्हें महत्वपूर्ण अगर कोई जानकारी होगी या फिर किसी घर में कोई घटना हुई है तो सीधे मंत्रालय से परमिशन लेके ही वो इंटर कर सकते हैं, अन्यथा इस राज्य में आने के लिए पाबंदी है लगभग। और जैसे कि लॉकडाउन अभी चल रहा है और इसके बाद अगर राज्य सरकार को दायित्व दे देती है कैबिनेट की मीटिंग में जो भी फैसला हो प्रधानमंत्री जी का 3 तारीख के बाद, तो 3 तारीख के आगे की रणनीति पे काम करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं बघेल जी। और दूसरी बात पूरे देश की अगर की जाए, जैसा कि राजस्थान, महाराष्ट्र, ये दिन प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो इससे कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और राज्य सरकारों को अगर लॉकडाउन खत्म करते हैं केंद्र के द्वारा तो राज्य सरकारों की तैयारियां अभी शायद लगभग संपूर्ण नहीं हो पाई है, जिस वजह से लॉकडाउन बढ़ाने की पेशकश रख रहे हैं। जी पूजा। जी वही ये जानना चाहूंगी, अगर लॉकडाउन सरकार हटा लेगी तो क्या लगता है कि आपको ये जो स्थिति है ये नियंत्रण में इसी तरह रहेगी? क्या जनता पालन करेगी लॉकडाउन हटाने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क लगाने का, जो 3 मई के बाद अगर देखिए अभी हाँ, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो
30-35 दिन हो गए हैं लॉकडाउन में, और जो मजदूर फंस गए हैं, जैसे कि कल ही हैदराबाद में, उत्तर प्रदेश में और भी कई राज्यों में मजदूर जो हैं अपने गंतव्य स्थान जाने की ओर जाना चाहते थे, जिससे कि प्रशासन के साथ उनकी टकराव भी हो चुकी है। तो इससे ऐसा लगता है कि अगर 3 तारीख को लॉकडाउन खत्म कर दिया जाता है तो कहीं न कहीं ये संक्रमण की स्थिति का एक विकराल रूप धारण हो सकता है। तो अभी जहाँ पे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की ये भी सोच है कि जहाँ पे हॉट स्पॉट है वो यथावत रहेंगे लॉकडाउन के बाद भी, लेकिन मेरे सोच ये है कि लॉकडाउन को बढ़ाना ही उचित होगा, क्योंकि अभी उतने परिपक्व नहीं हुई है जनता कि कोरोना की लड़ाई देखे या वो अपने गंतव्य की ओर जाए। तो ये दोनों की कश्मकश में कहीं न कहीं कोरोना भारी पड़ सकता है। तो लॉकडाउन को अभी कुछ दिनों के लिए और बढ़ाना जरूरी होगा। पूजा जी, राजेश जी। जी यही सवाल मेरा आपसे रहेगा कि क्या लगता है आपको कि अगर स्थिति नियंत्रण में होगी, अगर 3 मई के बाद सरकार लॉकडाउन खोलने का फैसला ले लेती है, तो क्या लोग जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं, अभी ऐसी भी खबरें आ रही हैं, लेकिन क्या 3 मई के बाद जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो क्या लोग फिर भी पालन करेंगे लॉकडाउन खुलने के बाद, सख्ती हटाने के बाद? देखिए पूजा, ये जो सवाल है बहुत ही संवेदनशील सवाल है, क्योंकि इतने समय से जो आम जनता है जो अपने घरों में कैद है, तो वहाँ पर एक जो भीड़ का माहौल देखने मिलेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग अंदर घरों में रह चुके हैं और बाहर जब आज़ादी मिलेगी तो बिल्कुल ये सोशल डिस्टेंसिंग टूट जाएगी और वहीं जो खतरा है वो बरकरार बना रहेगा। और यहाँ अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा अपना स्वयं का मानना है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रही तो खतरा बढ़ेगा, और 3 तारीख तक जो अगर ये हटा दिया गया लॉकडाउन तो भीड़ सड़कों पे वापस बरकरार हो जाएगी और मामला वापस खतरा मंडराने लगेगा। इसलिए अभी जो है वो लॉकडाउन बना रहे यही बेहतर है, क्योंकि इस तरह से 3 जो स्टेप बताइए है केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने, रेड जोन, ग्रीन जोन और तीसरा है, तो इसी तरह जो इलाके संवेदनशील है वहाँ तो रेड जोन के हिसाब से वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो ठीक है, लेकिन वहाँ पर अभी लॉकडाउन बना रहना चाहिए। और ग्रीन जोन जो दिख रहा है वहाँ पर भी कानून कायदों के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अगर यह बना रहा तो सभी के लिए राहत की खबर रहेगी। जी पूजा। बिल्कुल जी। कैलाश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि महाराष्ट्र के पालघर में हाल ही में साधु की हत्या को लेकर मामला गरमाया था, उसे लेकर क्या जो उसमें जो शामिल थे उन लोगों पर क्या कार्यवाही की गई है, क्या खबर है उसको लेकर? यहाँ तो कैसा है कि एक तो जिस प्रकार साधु और संतों पे जो हमला हुआ है तो उसका तो यानी पूरे यहाँ पर आम नागरिकों में रोष है। ये रोष इसलिए है क्योंकि प्रशासन नहीं जागा था, प्रशासन को जगाया गया था सोशल मीडिया के। अब सोशल मीडिया के थ्रू जगाना बोलो तो कहने मतलब यही समझ में आता है कि यहाँ का जिस प्रकार से कानून व्यवस्था है तो कानून व्यवस्था किस प्रकार की। तो यहाँ पर जो है नागपुर में और महाराष्ट्र में इस बार यानी पहली बार 6 महीने में सरकार के प्रति नाराजगी देखने को मिली है, वो भी पालघर मुद्दे को लेकर विशेषकर। जी जी लक्ष्मण जी, वहीं उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में साधुओं की हत्या को लेकर मामला सामने आया था जी। इस संबंध में आपके राज्य में जो लोगों के अंदर फिलहाल जहां एक तरफ कोरोना की जंग जारी है, वहीं इस तरह के वाकया सामने आ रहे हैं, उसे लेकर क्या कार्यवाही की गई? जो जी, जैसे साधुओं की हत्या हुई थी पालघर में जी, तो जैसे देखा जाए तो पुलिस प्रशासन ने काफी कार्रवाई तत्काल दिखाते हुए उनको जेल के अंदर कर दिया गया है और जगह जगह सुरक्षा कर्मी मतलब जगह जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई है जी। जी मुरली जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी जी कि जो साधुओं की हत्या, ये जो संवेदनशील मुद्दा हमारे देश में अभी भी लोगों को इसको लेकर जो रोष है, ऐसे में अभी तक कार्यवाही नहीं किया जाना, अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं किया जाना, क्या सवालिया निशान नहीं खड़ा करता
सरकार पर, क्योंकि अभी तक इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और जनता ने अभी तक इन पर रोक है। बिल्कुल जी पूजा, साधुओं की हत्या हिंदुस्तान की परंपरा में होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन ये एक दुखद घटना है कि इस प्रकार की घटना हम लोगों को देखने को मिला। और इसके लिए जब सोशल मीडिया या मीडिया के द्वारा बताया गया तब सरकार जागी, जैसा कि अभी कैलाश जी बता रहे थे। तो ये प्रशासन को पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए थी ताकि इस प्रकार की घटना सामने ना आए। जब एक महामारी से आप लड़ रहे हैं, अभी दूसरी तरफ भी इस प्रकार की घटना जो है कहीं ना कहीं कमजोर करता है और साधुवाद लोगों को तकलीफ पहुंचती है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि कई संगठन अब इसमें सामने आ चुके हैं कि इस प्रकार के कृत्य के कारण निंदा भी हुई और आगे आंदोलन की भी बात चल रही है। तो पूजा कहीं ना कहीं प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए था, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो चाहे महाराष्ट्र में हो, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं को राजनीतिक रंग देना भी ज्यादा उचित नहीं होगा। जी पूजा जी, विश्वास जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जहां कोरोना की जंग जारी है वहीं कुछ लोग कालाबाजारी करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं, जिसका असर कहीं ना कहीं आम आदमी पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। छोटे छोटे सामान में भी कालाबाजारी की जा रही है। तो क्या प्रशासन इसे लेकर सख्त है और क्या ऐसे लोगों पर कार्यवाही जारी है? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल और ये ज्वलंत मुद्दा है इस टाइम में कि जब लॉकडाउन की स्थिति है, लोगों के पास एक तरफ तो काम नहीं है और दूसरी तरफ जो दुकानदार हैं जो काला बाजारी कर रहे हैं, उनको लेके अगर प्रशासनिक और सरकारी जो इनके प्रयास हैं वो करें तो बिल्कुल नाकाम साबित हो रहे हैं। लोग अपनी मर्जी मुताबिक जो रेट लगा रहे हैं। हालांकि जो खाना पूर्ति करते हुए सरकार के द्वारा रेटों की लिस्ट जारी की गई है, वो दुकानों के बाहर लगाई भी गई है, लेकिन उनकी पालना नहीं की जा रही है और अभी इक्का दुक्का छापेमारी भी की गई है, लेकिन जो कि ना काफी है। और इसका सबसे बड़ा असर है वो आम आदमी पे पड़ रहा है, क्योंकि इस टाइम काम नहीं है करने को। दूसरा, ऊपर से उन्हें जो चीजों के दाम हैं वो ज्यादा देने पड़ रहे हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये जो सरकार की पूरे राजस्थान में नाकामी कहीं ना कहीं सामने आ रही है और इसका असर है जो छोटे जो तबके के लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनपे इस काला बाजारी का काफी असर पड़ रहा है। जी जी राजेश जी, यही सवाल का जवाब मैं आपसे भी जानना चाहूंगी। जी देखिए पूजा, ये वाकई में जो अभी विश्वास जी ने बताई ज्वलन समस्या बनती जा रही है और ज्वलन समस्या बिल्कुल है, क्योंकि एक तरफ तो पूरा विश्व जो है इस मुसीबत से जूझ रहा है, तो वहीं कुछ जो है लोग कालाबाजारी से बाज नहीं आ रहे हैं। इस संकट की घड़ी में हर किसी को सहयोग देने की एक उम्मीद होनी चाहिए और सहयोग देना चाहिए, लेकिन वहीं कुछ लोग हैं जो मुनाफाखोरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं, तो सरकार उनसे सख्ती से पालन भी कर रही है। रही बात जहाँ दुकानों के आगे जो मूल रेट की जो सूची है वो चस्पा करने की, तो वहां पर भी दो रंग दिखाई दे रहे हैं। एक जो है सूची सरकार की ओर से जारी होती है वो भी लगा देते हैं, लेकिन मौका पा करके दूसरी सूची अपनी मनमर्जी की रेट के लगा देते हैं। तो इसमें भी कुछ ग्राहक जो है विरोध जताते हैं, तो उन्हें सामग्री नहीं दी जाती है। तो ऐसे में एसडीएम है या तहसीलदार है तो वहाँ के जो क्षेत्रीय अधिकारी है उनको भी सूचित किया जाता है और आगे कार्रवाई की जाती है। तब तक वो दुकानदार भी अपनी सूची बदल के वो ग्राहक को भ्रमित कर देते हैं। कुछ मामले ऐसे भी सामने आए। तो वहीं पर सरकार जो है वो एक तरफ से सख्ती काफी बरत रही है और जो रसद विभाग के अधिकारी हैं वहां पर भी उनकी टीम आए दिन जो है समय समय पर जांच करके उनके खिलाफ जो दोषी है कार्रवाई कर रही है। जी पूजा। बिल्कुल जी। कैलाश जी, जहाँ के प्रवासी मजदूरों को लेकर खबर है कि क्या प्रवासी मजदूर जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें अब लाया जाएगा उनके राज्य, तो क्या लगता है आपको जब वो अपने राज्य जाएंगे क्या आंकड़ों में कुछ इजाफा देखने को मिलेगा? क्या सख्ती रख के उनको, इतने सारे लोगों को सख्ती रख के ही राज्य सरकार लेके आ सकती है? क्योंकि जो नंबर्स हैं उनके बहुत ज्यादा हैं। संख्या की बात करें तो कई लोग अपने राज्यों से दूर हैं और अपने आने में लगे हुए हैं, तो उसे लेकर आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति होगी उनके आने के बाद उस राज्य की? देखिए, यहाँ जो प्रवासी मजदूर जो है वो महाराष्ट्र के जो है यहाँ पर जो मजदूर काम करते हैं अधिकतर जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश क्षेत्र के हैं। महाराष्ट्र में अधिकतर जो है
और उसमें से भी विदर्भ क्षेत्र की हम लोग विशेष तौर पर बात किया जाए तो यह विशेषकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ही मजदूर लोग ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये जो मजदूर हैं ये मई के अंत में या मई माह में ये वैसे ही अपने गांव की ओर प्रस्थान कर देते हैं, क्योंकि वहां पर भी इनका जो जिस प्रकार से ये खेती और किसानी का काम करते हैं, ये 8 महीने करीबन नागपुर या विदर्भ क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों में मजदूरी करते हैं और फिर बाद में 4 महीने जो है अपनी खेती में व्यस्त हो जाते हैं। तो जिस प्रकार किसी को जी पूजा जी मुरली जी देखिए अभी कैलाश जी जैसे कैलाश जी जैसे बता रहे थे कि महाराष्ट्र में जितने भी कर्मचारी हैं, श्रमिक हैं, वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ज्यादातर हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इसीलिए दीगर प्रांतों को, बॉर्डर को लॉक कर दिया है ताकि वो उधर से इधर ना आ सके, और उनको लाने की प्रक्रिया भी एक तरीके से बनाई जा रही है। जैसे कि अभी हाल ही में देखा होगा कि राजस्थान से जो पढ़ने वाले बच्चे थे उन लोगों को छत्तीसगढ़ में लाया गया। अब दूसरी पॉलिसी ये बन रही है कि श्रमिकों को जो बाहर राज्यों में है उनको किस तरीके से यहाँ लेके आया जाए, उनको क्वारंटाइन कराया जाए, उनको पूरे नियम बताया जाए, कोरोना से बचाव की तैयारियां करवाई जाए, उसके बाद उन्हें अपने घर पहुंचाया जाए। तो छत्तीसगढ़ इसके लिए पहले से तैयार है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था। और अभी कैलाश जी भी वही बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से ज्यादातर लोग महाराष्ट्र में श्रमिक हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं, तो वो घर आएंगे जरूर, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत लाना चाहते हैं हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। जी विश्वास जी, यही सवाल मेरा आपसे है जी। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या आ रही थी। और राजस्थान की बात करें प्रदेश की, तो यहाँ कोटा है, सीकर है, ये सबसे बड़े जो इनको एक शिक्षा नगरी कहा जाता है, ये सबसे बड़े कोचिंग सेंटर के हब है यहाँ। तो यहाँ पे जो बच्चे थे उनको सबसे पहले जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने शुरुआत की थी यहाँ से। फिर ममता बनर्जी ने 100 बसें यहाँ कोटा में भेजी थी अपने जो स्टूडेंट हैं वहाँ के, उनको वापस लिवाने के लिए। लेकिन कल हमारी कोटा के कुछ बच्चों से बात हुई थी जो बिहार से हैं, खास करके बिहार के बच्चे हैं, वो अभी तक उनके लिए कोई भी ले जाने की स्थिति है वो साफ नहीं हुई है। वहाँ जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो काफी परेशान दिख रही थी और मुख्यमंत्री से उन्होंने गुहार भी लगाई है कि शीघ्र उन्हें वापस लिया जाए। और उसके बाद यहाँ पे जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं उनका बयान भी आया था कि शीघ्र अतिशीघ्र जो कोटा में बच्चे हैं बिहार के उनको वापस ले जाया जाएगा। लेकिन अभी तक इस पे कुछ खास काम नहीं हो रहा है। और जहां वो कोटा में हजारों की संख्या में बच्चे हैं और जो बाकी बच्चे हैं जैसे छत्तीसगढ़ में चले गए हैं वापस, और वो जो बिहार के बच्चे हैं वो वहां अकेले रह गए हैं। तो अब उनकी जो गुहार है मुख्यमंत्री से है, कब तक उनकी सुनवाई होगी और कब उन्हें वापस घरों में ले जाया जाएगा। जी राजेश जी, जहाँ की ऐसे दौर में जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं जो तैनात हैं और लोगों की रक्षा करने में सहयोग कर रहे हैं कोरोना की जंग जीतने में, ऐसे में जो पुलिसकर्मी, हाल ही में आज खबर है कि इंदौर से एक एएसआई शहीद हो गए, जो बेहद दुखद खबर है। इसे लेकर जो पुलिसकर्मी लगातार कोरोना के संक्रमण हो रहे हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, तो क्या वजह सामने आ रही है इस तरह की? क्या यहाँ पर सामने आ रही है वजह कि जो ये लोग कोरोना संक्रमित होते जा रहे हैं लगातार? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो खबर आप बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी है, लेकिन इसमें एक दुखद बात यही है कि जो सुरक्षा के इंतजाम में लगे हुए हैं कोरोना कर्मवीर योद्धा हैं, वही इस बीमारी से जूझते दिखाई दे रहे हैं। संक्रमित भी हो गए, कई डॉक्टर भी इसके शिकार हो चुके हैं, तो कई समाज सेवी और पुलिसकर्मी भी इस मामले में पीछे नहीं रहे। हालांकि किस्मत की बात है, ये तो जो अपनी ड्यूटी है, अपना कर्म है और कर्मवीर योद्धा अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन इस गंभीर बीमारी जिसका कोई इलाज ही नहीं है, लाइलाज बीमारी, उसके सामने भी अपना जो है तन मन धन अर्पण करके नौकरी कर रहे हैं और सेवा दे रहे हैं और जनहित का काम कर रहे हैं। और यहाँ जनता से भी एक यह उम्मीद रखी जाती है कि ऐसे लोगों को उनका मनोबल बढ़ाया जाए, उनको उत्साहित किया जाए, उनके हर जो योजनाएं हैं सरकार की, उसमें जो सभी जो लोग इसमें सरकारी कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं उनको उत्साहित किया जाए, उनका सम्मान किया जाए, उनकी बातों को, आदर्शों को आत्मसात किया जाए, उनके उसी हिसाब से रहा जाए। लेकिन कहीं कहीं जो कर्मवीर योद्धा हैं अपनी ड्यूटी निभाते हुए जो पॉजिटिव हो गए हैं, संक्रमित हो गए हैं, वह भी बड़ा दुखद मामला है। उनके भी परिजन है,
पीछे परिवार हैं, काफी दुख का मामला है। भगवान उनको सहन करने की शक्ति दे और हम तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी वो इस बीमारी से निजात मुक्ति पाले और स्वस्थ हो जाए। हमारी कामना यही है कि अच्छे से हो जाए। और यह जो मामला सामने दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, बहुत ही चिंता का विषय है। इसके लिए भी सरकार को कोई विशेष इंतजाम होने चाहिए। जी मुरली जी, यही मेरा आप जी यही इस बारे में मैं आपसे भी जानना चाहूंगी। जी एक बार सवाल दोहराएं। जी मुरली जी, जैसा कि हाल ही में खबर आई कि इंदौर के एक एएसआई को कोरोना योद्धा जो है वो ड्यूटी करते करते शहीद हो गए ड्यूटी के। ऐसे में जो पुलिस कर्मियों के लगातार शहीद होने की खबर, डॉक्टर्स नर्सेज के संक्रमण में आ रहे हैं। जी पूजा, मैं बता दूं कि कोरोना वॉरियर जितने भी हैं वो अपनी ड्यूटी जो है संपूर्ण निष्ठा के साथ कार्य कर रहे थे और कहीं ना कहीं कुछ खामियां रह गई है, चाहे उनके अवेयरनेस की बात कर लें या फिर उनको जो संसाधन मिलने चाहिए उनकी बात कर लें। और प्रशासन भी अपनी तरफ से संपूर्ण तैयारियां कर रहा है, लेकिन जो फाइलों पे जो बन जाती है वो धरातल पे वो संपूर्ण करने में कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। तो उसका भी एक नतीजा है इस प्रकार की घटनाएं जो सामने आ रही है कि कोरोना वायरस भी संक्रमित हो रहे हैं। और ये बहुत दुखद है क्योंकि जो बचाने वाले रक्षक हैं अगर उन्हें ही संक्रमित हो जाएंगे तो फिर आगे क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है पूजा। और इस बारे में सभी सरकारों को ध्यान देना चाहिए और केंद्र सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि जिससे भी नियम बन रहे हैं, जैसे अभी तक हम लोगों की चर्चा चल रही थी कालाबाजारी को लेकर और श्रमिकों को आने को लेकर और जिस संक्रमित लोगों को लेकर, तो ये 3 मुद्दे जो थे ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दे हैं और इस पे शासन और प्रशासन को भी संपूर्ण दायित्व निभाना होगा। जी पूजा। बिल्कुल जी। कैलाश जी, आपसे सवाल ये कि क्या जनता इतने बढ़ते आंकड़ों के बीच जनता वाकई में जागरूक है? क्योंकि खबरें ये भी है कि जनता डर रही है सामने आने से भी। कुछ लोग सर्दी खांसी होने के बावजूद भी जांच नहीं कराना चाहते, घर में इलाज कराना चाहते हैं। ऐसे में क्या जनता जागरूक धीरे धीरे होती जा रही है? मैं एक ताजा उदाहरण आपको बता देता हूं कि आपने जैसे कि खबर आई थी 4 दिन पूर्व की ही बात है कि एक अकेला संक्रमित व्यक्ति करीबन 56 लोगों को संक्रमित करके उसकी डेथ हो गई कोरोना की वजह से। क्योंकि पूरे भारतवर्ष में एक विषय का मुद्दा था, एक अति उपयुक्त बड़ा मुद्दा था। तो वहीं पर उसी परिसर की अगर मैं बात बताऊं कल आपको कि स्वैच्छिक रूप से जनता ने स्वयं को क्वारंटाइन के लिए प्रशासन को स्वयं बुलाया गया है और करीबन 28 से 30 बसों में सारे परिसर को खाली करके लोगों ने खुद सामने आकर प्रशासन का सहयोग, क्योंकि ये जो चीजें थी ये पूर्व में देखने के लिए नहीं मिली थी हमको। तो आज जो ये चीज हमें देखने के लिए मिल रही है, इससे हम यही समझ पाएंगे कि दिन प्रतिदिन जो है जनता जागृत हो रही है और प्रशासन का जो है सहयोग कर रही है। जी पूजा, मैं ये बता दूं कि विश्वास जी हों, चाहे कैलाश जी हों या राजेश जी हैं या सभी राज्यों के जितने भी संवाददाताओं से अभी तक से जो चर्चा चल रही थी, उसका निष्कर्ष यही है कि जनता में अभी संपूर्ण अवेयरनेस नहीं आई है, जिस वजह से लॉकडाउन की अवधि को और बढ़ाना ही उचित होगा। शायद मेरे साथ मेरी बात को सहमति प्रदान करेंगे सभी संवाददाता। और इसके लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की बैठकें बढ़ानी होगी और राज्य सरकारों को अपने राज्यों पे जो नियम है उसको फॉलो कराने के लिए धरातल पे आना होगा, धरातल पे कार्य होने चाहिए। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। ताजा खबरों के देखते रहिए एक्सपोज फॉर इंडिया न्यूज। नमस्कार।